चलिए पेज नंबर 19 निकालना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। कौन से प्लांट में लॉस नहीं है? कौन से प्लांट में लॉस नहीं है सर? P2 में कितना क्लियर हो गया था? क्वेश्चन नंबर 2 निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तरफ तो पढ़ा ही सर। 2-3 बातें पहले मुझे बता दो, बाकी फिर अगर कोई आपका क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़े करना क्या था? स्पीड अप हो जाए मौलाना, प्लीज स्पीड अप हो जाए सर। इधर आ जाओ जल्दी से, इधर बैठो। पेज नंबर 19 निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल कर रखें। एक दिन आते नहीं है, अगले दिन स्लो स्लो आते हैं। फाइंड आउट क्या करना है रिक्वायरमेंट जिस मान से क्वेश्चन नंबर 2 रेलिवेंट अमाउंट्स फाइंड आउट करनी थी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी। ठीक है, ये सबसे पहले वर्किंग करा दूंगा। खरीदा क्या था, किसने खरीदी थी, इसे कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बोलने फिगर्स बोलो, एक एक करके फिगर्स पूरी करनी। लिस्ट प्राइस बता जी, लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? अगर हम चीज खरीदिए तो परचेज प्राइस है। एक थोड़ा सा नीचे जाए एंड में, एक ट्रेड डिस्काउंट दी हुई। ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है? कैलकुलेट करें 5% और 60 जब नहीं वो सॉल्व हो जाएगी या फिर बाद में खुद ही लेस हो जाएगी। रेट चार्जेस, रेट चार्जेस कंसिडर करेंगे कितने? रेट किसे कहते हैं? कैरिज को ही कहते हैं। कैरिज कैरिज को ही कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैरिज कॉस्ट, रेट चार्जेस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 245। और पेज नंबर 2-3 पढ़ा था। स्टाफ ट्रेनिंग, ये फिर एक्सपेंस आउट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगी। टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट है 193। अब इसकी को सेल प्रोसीड्स नहीं दी हुई, अगर दी होती तो माइनस कर देना। अगली चीज जरा ध्यान से देखिएगा मैं सब। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग से आगे जो है परचेज ऑफ 3 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नहीं ये है क्या? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 साल का। डेफिनेटली एक एक्सपेंस 1 साल का नहीं, बस एक्सपेंस होना, लेकिन ये 3 सालों में एक्सपेंस डिवाइड होना। इसने कैपिटलाइज होना, बनना इसने एक्सपेंस है, लेकिन 3 सालों में कैसे बनना होगा मैं बताता हूँ। ये कभी भी अगर मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस वर्ड्स हैं तो ये एक्सपेंस होता है, लेकिन ये एक्सपेंस 1 साल का नहीं है, 3 साल का है। तो 3 सालों में कैसे डिवाइड होगा मैं बात करता हूँ। कैपिटलाइज होना इसका
एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ने कैपिटलाइज होना, इसने क्या करना, नहीं वो तो कॉस्ट में से लेस होगा, तो पहले यहाँ तक टोटल कर 944100 की एंट्री बोलना। अब ये डेट है, डेट बताइए 1 जनवरी 13। वर्किंग्स पहले करा दूं फिर बाकी मैं फिगर्स बोल देता हूँ कि कहाँ कहाँ नहीं, वो तो शायद आपने कर भी कुछ लिया हो। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दूंगा, किस किस साल की डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी, 13 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दूं। मेथड कौन सा है, मेथड 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 आर्स में दिया हुआ है, आर्स की बेस पे वर्किंग है। क्या फार्मूला बनेगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 175, शुरू में तो इतनी है, डिवाइडेड बाय होता क्या टोटल एस्टिमेटेड लाइफ और देन मल्टीप्लाइड बाय जितना एसिड इस्तेमाल, जितने एंटेस्ट एसिड इस्तेमाल, 12,000 टोटल एस्टिमेटेड आवर्स आ गए और मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट पेज पे दिया होगा तो 2,000 घंटे, फिगर बोल दो 1544 सॉरी 1544 333। यानी कि फिर 14 में नहीं, अब डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगी, सेम तरीके से कैलकुलेट होगी, आज डिफरेंट है तो हर साल की डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन तरीका वही है। अभी कोई अपने रिमेनिंग लाइफ क्यों नहीं गिननी, ना रिवैल्यूएशन हुई है ना कोई एस्टिमेट चेंज हुआ है, 2014 में कुछ नहीं हुआ, 15 में बात करता है। मींस 175 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3200। अब आवर्स एक्चुअल आवर्स बदलने से बस डेप्रिसिएशन बदल गई है, अदरवाइज मेथड ऑफ लाइफ वगैरह दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। 2470 933। एनी कंफ्यूजन सर, 2015 में आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस करनी प्लीज कंपलसरी हैं जो मैं दे रहा हूँ घर के लिए, तो आप लोग इन्हें सीरियस नहीं ले रहे या ले रहे हैं, नहीं ले रहे सर, मेजोरिटी नहीं ले रही, मेजोरिटी को सवाल का पेज भी नहीं सही तरह मिल रहा। टाइम दें सर, मेरा नहीं ख्याल कि आपने पढ़ा होगा तो आधे घंटे से ज्यादा, बाकी ठीक है, हो सकता है कि 2-3 पॉइंट्स ना समझ आए, हाफ आवर लगा होगा, क्यों मौलाना। ये 2015 में बड़ा क्या हुआ, लास्ट पर क्या पढ़ा, जल्दी पढ़े, जल्दी से पढ़ा, नहीं मशीन तो नहीं आई है, खुदा के लिए 1 जनवरी 15 पे क्या हुआ, डेल्टा ने डिसाइड किया कि मशीन को अपग्रेड करना है, क्या ऐड करके, एक नया कंपोनेंट ऐड कर लेना है, ये जो नया कंपोनेंट है इसे एक्सपेंस आउट कर देंगे। अच्छा, अगर वो डेफिनेटली ये कहता है कि कोई पुराना कंपोनेंट निकाल के नया डालना है, तो जब पुराना आता है उसका क्या करते, नहीं उसको, इसको डिस्पोज करते, इसको दोबारा कैपिटलाइज करते, मुझे फिर मजबूरन कहना होगा जिस हड़प्पा में किया आपने, किसने किया, कैपिटलाइज क्यों करेंगे, जैसे 1753 एक नया कंपोनेंट है, अब नया कंपोनेंट ऐड होगा, लेकिन अब इसके साथ ही हुआ कि the upgrade led to the reduction in the production time per unit of the goods being manufactured by the machine. The upgrade also increased the estimated remaining life. Remaining life अब साथ बदल गई और residual value भी बदल गई है, तो अगर estimate चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से वैसे बदले हैं यहाँ, आर्स का भी बदला और residual value का बदला, तो whenever there is a change in estimate आप क्या करेंगे, WDV is depreciated over remaining useful life, तो अगर सही अप्लाई कर लीजिएगा मेरे साथ, कैलकुलेटर्स पकड़ो, WDV बनवाएं, कैसे बनाओ, फिगर्स बोले ना, 944100 माइनस बोलने फिगर्स बोलना, डेप्रिसिएशन माइनस करवानी ना, क्यूमुलेटेड 1544333 और
70933 डेफिनेटली दोनों को ऐड करके भी माइनस कर सकते हैं। ये मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने WDV निकाल ली, जिस दिन एस्टिमेट बदला उस दिन मैंने पहले WDV निकाल ली, लेकिन WDV में अब एक चीज ऐड भी होनी है, ये जरा नई चीज है, 1753 ढूंढना जरा। अब ये एक नया खर्चा है, ये भी खर्चा हुआ है, तो WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एक मिनट बात मेरी पूरी सुना यार, ये फिगर मिल गई यहाँ पे, लेकिन अब इसमें कौन सी फिगर ऐड करने लगा, ये क्यों ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि अब इसने भी फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है। इसकी एंट्री बोले जरा 1753 की, मशीन डेबिट होनी है, कैश क्रेडिट होना 2015 में, तो मशीन जितनी पहले आ रही थी उसकी तो हमने WDV निकाल ली, और ये एडिशन के तौर पे अब मिलकर टोटल वैल्यू बन जाएगी जिसने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना, डिवाइडेड बाय आवर्स। बताए अब आवर्स कितने लूं, 12,000 अब लूं या 8,000, अब 8,000 रिमेनिंग ही दिए हुए, ये भी ढूंढना जरा, 8,000 किस दिन से रिमेनिंग है, अगर ये टोटल दिए होते तो आप क्या करते, जितने साल जितना गुजर गया टाइम से माइनस कर देते हैं, जिस तरह अपने स्पुटनिक वगैरह में किए, तो ये 8,000 क्या गिवन है, रिमेनिंग ही गिवन है, रिमेनिंग ही हमें चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या हो गया 8,000, बल्कि सॉरी एक फिगर रहेगी, क्या रह गया, ये ब्रैकेट में मैंने क्या सॉल्व किया, WDV निकाली है, फिर 17,53,000 के ऐड किया मैंने, जब फर्दर कंपोनेंट ऐड हुआ है, लेकिन कौन सी फिगर में मिस कर गया, कौन सी अब रेजिडुअल वैल्यू, पुरानी वाली या नई वाली, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की बेस पे बेटा गेम चल रही है, और डिवाइड बाय 8,000 आवर्स, और ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में देखें 1400 आवर्स फिर ये मशीन यूज हुई है 2015 में। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो काइंडली साल आई होनी चाहिए, बाकी कोई कोशिश होनी चाहिए इतने आंसर बताएं, 119550 1195 चलिए अगर नोट कर रहे हैं तो करना। जी ऑनेस्ट ठीक है प्लीज। ये नहीं कंफ्यूजन, नोट कर ली। चलिए एक टैक्स की फिगर्स बता दो जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है मिलाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2013 14 15 में क्या नजर आएगा, 3 साल मांगे ना उसका, डेप्रिसिएशन कितनी कितनी नजर आएगी, बोलते फिगर्स 1544 नजर आएगी, 2470933 नजर आएगी, और लास्ट ईयर में तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये तो फिगर मेरे ख्याल समझ आ जाएगी। स्टाफ ट्रेनिंग में नजर आएगी कोई, किस साल कितनी, हर साल, जब 2013 में नजर आएगी 3,51,000। डेप्रिसिएशन भी जरा करनी बोली थे 13 14, अच्छा ये मैंने जरा 13 14 15 सीधा इसलिए लिख लिया जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, उसने कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं यूज किए, ये सारी चीजें आप सही तरह क्लियर करते हैं जरा, उसने सीधा मांगा 13 14 15, अगर वो कहता है 2015 विद कंपैरेटिव ऑफ 14 एंड 13 तो मैं शॉर्टर में लिखता था, तो मैंने सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने सीधा ही मांगा, अगर कंपैरेटिव के एंगल से मांगता तो पहले कौन सा ईयर आता है, करंट ईयर, लेटेस्ट ईयर, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव ईयर। ये डेप्रिसिएशन बता रहा था 15
1544 333 2470 2470 933 1,76,000 sorry 11,95,028 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक फिगर और नहीं मैं बताता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आना मशीन किन फिगर्स पे आएगी डेप्रिसिएशन या मौलाना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यार लिखवाएं जरा फिगर्स इसमें भी गलती ना करनी कीजिएगा मशीनरी की डब्ल्यूडीबीस बताएंगे क्या होंगी फिगर्स बोले ना फिगर्स बोले 2013 में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे 9411 9441 000 माइनस 1544 333 14 में क्या करेंगे 9411 माइनस अब एक्यूमुलेटेड बता दूंगा 4015 बनता है डेप्रिसिएशन माइनस होगी या एक्यूमुलेटेड माइनस होगी ये चेक करने 4015 ठीक बना इसमें 2470 ऐड किया ना लास्ट ईयर करनी जरा देखें 9441 000 2015 इसमें प्लस होना है कुछ 1753 000 और माइनस बताएं कैलकुलेटर पकड़े ये क्या किया प्लस क्या किया 1753 जो कंपोनेंट एडिशनल कैपिटलाइज होना तो डेप्रिसिएशंस का सम करके बताएं क्या बनेगा ये डेप्रिसिएशन माइनस होनी है क्यूमुलेटेड माइनस होनी तो 4015,267 तो आपने बता दिया था अब 15 की डेप्रिसिएशन कितनी है जमा करके बताएं टोटल 5210,295 ठीक है तो ये 9441000 क्या चल रहा है ये कॉस्ट थी प्लस कंपोनेंट ऐड हुआ 2015 में और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुई ये मैंने जानबूझ के आपके सामने एक वर्किंग की है अभी थोड़ी देर पहले अपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग लिखी है उधर ढूंढा ये एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनने लगे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए जो थर्ड वर्किंग देखें जो थोड़ी देर पहले आपने लिखी सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए डब्ल्यूडीबी बनानी है अच्छा सर तो डेप्रिसिएशन अगर एस्टिमेट्स बदलें तो डब्ल्यूडीबी कैलकुलेट करना है और फिर अगर कोई एडिशन हुई है तो प्लस करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ ठीक है जी समझ आ रहे हैं नहीं एक आखिरी चीज सुन लें ये छोड़ दें इस तरह लिखना बाद में कर लीजिएगा कंप्लीट मैं सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करवाना एक उधर ढूंढे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला 5,28,000 ढूंढे 5,28,000 जो है कितने सालों में एक्सपेंस बनना है फुल कंसंट्रेशन रखिएगा इन तरह की चीजों में गलती होनी नहीं है सोलना चाहिए डिवाइड बाय 3 करें असल में ये 528,000 जो है ना परचेज तो कर लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट लेकिन ये अगले 3 सालों का एक्सपेंस होने का मतलब ये है कि शुरू में ये कोई प्री पेड टाइप चीज है हमने इसकी पेमेंट कब कर दी तो शुरू में मतलब 1 जनवरी 13 लेकिन इसका बेनिफिट अभी अगले 3 सालों में मिल रहा है तो ये लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट है प्री पेमेंट वर्क सुना कभी क्या मतलब होता है एडवांस पेमेंट का मतलब क्या होता है पैसे दे दिए फायदा भी मिल रहा है लेकिन इसका फायदा 3 सालों में मिल रहा है तो जरा प्रॉफिट एंड लॉस अपने जहन में लाएं 1 साल बाद मेंटेनेंस का कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना सारा 176 आएगा 176 बनता है कैसे लेकिन जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाना नहीं सारा करंट नहीं है मेरे ख्याल कुछ नॉन करंट भी है असल में 528,000 हमारा शुरू में एसेट था लेकिन जब 2013 वाला ईयर एंड होगा तो 528 माइनस 176 करेंगे तो सदी को एक आध कर ले यार कोई एक आध तो कर ले यार कोई एक तो करे आधी कर ले ये 352 अब क्या है ये रिमेनिंग अमाउंट है जिसने फ्यूचर में एक्सपेंस बनना है 1 साल गुजर गया 2 सालों का एक्सपेंस है अब इसमें से जो 176 है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बनना है और जो उसके बाद जाना है जो उसके बाद वाला 2 साल बाद का सॉरी 1 साल बाद वाला वो फिर नॉन करंट में आना चाहिए ये इसका तरीका ही होता है पहले आप क्लोजिंग निकालें
मैंने आपको ये जो फिगर अभी फाइंड आउट किया आपने, ये 1 साल बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रह गया, प्रीपेड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अब 2 सालों की अमाउंट रहेगी। इसमें से जो नेक्स्ट 1 ईयर की अमाउंट है वो करंट एसेट है, और जो उससे अगली अमाउंट है वो नॉन करंट एसेट है। ये करंट एसेट का मतलब क्या है? इस अमाउंट का अगले साल फायदा मिलना है, और जो इसके बाद वाली अमाउंट उसका अगले साल मिलना है। तो फिलहाल 2013 के एंड पे अभी 2 साल के पैसे रहते हैं 14-15 के, तो 176 जो है आपको नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा, लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट के नाम से। ये प्री पेमेंट समझ आ गया बेटा? और रिमेनिंग जो 176 है वो करंट एसेट्स में आप शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट कर लें। ये टोटल पैसे हैं कितने? लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिखे हैं, जो एक्सपेंस हो गया उसकी अब बहस नहीं रही। 176,000 इस साल एक्सपेंस बन गया है, 176 ने अगले 2 सालों में एक्सपेंस बनना है, जिसने नेक्स्ट ईयर बनना है वो करंट एसेट हो गया, और जिसने उससे अगले साल बनना है वो, ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। जरा ग्रांट ज़हन में लाएं, डेफर्ड ग्रांट, उसका पहले आप क्लोजिंग निकालते हैं, लेकिन उस क्लोजिंग में से फिर जो नेक्स्ट ईयर इनकम बनना हो वो करंट लायबिलिटी, अब ग्रांट जो डेफर्ड है वो लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज में लिख रहे होते हैं, और जो उससे अगले सालों में इनकम बननी होती है वो नॉन करंट। ठीक है, समझ आ गया? 14 में आया जरा, 14 में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा? 176 और हो जाएगा, तो अब 2014 के एंड पे कितना बैलेंस एसेट करा जाएगा? बस 176 ही रह जाएगा। 2 सालों में 176 ट्रांसफर होने के बाद 176 रह जाएगा। किस दिन 176 बैलेंस रह जाएगा? कोई डेट बोले, कोई डेट बोले। 31 दिसंबर 14 के एंड पे, 14 के एंड पे अगर खड़े होकर सोचें तो क्या 176 ने अगले साल एक्सपेंस बन जाना है? तो ये सारी अमाउंट कहाँ आएगी? सिर्फ शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट्स के तौर पे आएगी, नॉन करंट अब क्यों नहीं रहा? ये सारे पैसे 2015 में एक्सपेंस बन जाएंगे, और जब 2015 में एक्सपेंस बन जाएंगे तो आपका क्लोजिंग प्रीपेड कितना रह जाएगा? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट में कितना आएगा और नॉन करंट में कितना आएगा? ये करंट नॉन करंट जीरो क्यों हो जाएंगे? ये अगले साल देखने, अगले साल देखने 15 में सारा खर्चा एक्सपेंस आउट हो गया है, देयरफॉर 15 के बाद अब किसी खर्चे ने एक्सपेंस नहीं बनना है। तो एक्सपेंस बोर्ड पे देखें, ये 2013 में मैंने 176 अलग-अलग क्यों लिखा? ये करंट एसेट्स वाला किस साल का खर्चा है? 14 वाला, और दो ऊपर जो लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स ये 15 वाला। 13 के एंड पे खड़े, 14 वाली अमाउंट करंट एसेट है और 15 वाली अमाउंट नॉन करंट एसेट है। जब 14 का एंड हो गया तो 15 वाली अमाउंट करंट एसेट है और 16 वाली अमाउंट है ही नहीं, और जब 15 एंड हुआ तो अमाउंट ही नहीं रही, ना अगले साल देनी एक्सपेंस बनी ना उससे अगले साल बनी। ठीक है, अब नोट अगर कर रहे हैं तो काइंडली कर लें, लेकिन ये फाइनल किया करें, छोटी छोटी चीजें अगर बुझा जाए पहले समझ ना ही हो तो दोबारा जाके इसे सही तरह फाइनल करना चाहिए। आई होप कि जिन्होंने पढ़ा है क्लियर हो गया। काइंडली स्पीड अप हो, क्वेश्चन होता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? हड़प्पा कंप्लीट हो गया सर? आंसर नहीं दिया आप लोगों ने? चले सबसे पहले फिर एक नया होमवर्क रखे हैं, वो कुछ पेजेस पढ़ने को कहते हैं, पढ़ ले, मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत उसमें होगा, जो दो जगह इशू मैं इंशाल्लाह टाइम निकालता हूँ उसके लिए, अपनी तरफ से पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सूखी फाइनल कर दिया हुआ है, हड़प्पा फाइनल हो गया हुआ है, अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपने शुरू करना है एक दो दिनों में कंप्लीट करना है इस वीकेंड तक। पेज नंबर 313 ढूंढना है, इसी वॉल्यूम यार, यकीन मान यार उस्मान, सेम वॉल्यूम, अनलेस अदरवाइज एक्सप्लेन यार उस्मान, वो तो लेके भी नहीं आया आप यार।
वो घर में रह गया, पढ़ते पढ़ते टेबल पे रह गया है। पेज नंबर 313 पे एक क्वेश्चन ढूंढे, नॉन करंट एसेट ऑफ बनी ईयर, क्या नाम लिखा हुआ है? इनके नाम याद करने हैं सवालों के ना, ठीक है मौलाना? तो सूखी के बाद कौन सा था? अब एक नाम आ गया, नाम बोलें क्या इसका? इसमें सभी जो स्टैंडर्ड्स मिक्स हुए हैं, ये भी साथ नोट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को करते हुए आपने पहले क्या करना है। इस स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन में IAS 20 मिक्स है, IAS 20 कौन सा? IAS 23 मिक्स है, और बस यही है। IAS 16 तो है ही है, डेप्रिसिएशन वगैरह IAS 16, लेकिन इवैल्यूएशन शायद नहीं है। करना आपने ये है, एक दफा दोबारा दो क्वेश्चंस लिखें जरा। बोरिंग कॉस्ट का एक ऑक्टागोन, जरा सही तरह ये चीज, ये जितने क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ ना, ये तो याद ही हो जाना चाहिए। याद इन सेंस कुछ सवाल में क्या क्या क्यों होता रहा है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी भी अगर कोई चीज रिपीट हो तो वो गलत ना हो। तो अब कोशिश हमारी ये कि जो चीजें रिपीट हो वो गलत ना हो, और जो नई अगर आ रही हैं तो उनके बारे में भी सोचना शुरू हो जाएगा। ऑक्टागोन वॉल्यूम 1 मिलेगा, और पेज नंबर आपको पता है। सेकंड इसके बाद आपने वॉल्यूम 1 में डिस्टिल ढूंढना है। डिस्टिल के नाम से क्वेश्चन है जिसमें वो IAS 40 वगैरह मिक्स हुआ है। एंड में उसका पेज नंबर भी अगर किसी का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 देखा देखिए। नहीं, वॉल्यूम 1 में ये तो डिस्टिल यार, वो एंड में है बुक पे, पेज नंबर 320 ढूंढ दे जरा यार। ये ऑक्टागोन तो नहीं याद है। 323 पे एक डिस्टिल था, इसमें IAS 20, IAS 40, IAS 16 ये मिक्स हुए थे। इस क्वेश्चन में भी आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, प्रॉफिट लॉस के, और जहां महसूस हो कि IAS 20 रिवाइज करने की जरूरत है तो वो काइंडली इंडिविजुअली खुद से देख लीजिएगा। तो आज कौन सा दिन है? थर्सडे। तो ये परसों तक आपका प्लान होना चाहिए, रिवाइज करके पुरानी चीजें, एक अच्छी सी एफर्ट इसमें होनी चाहिए। बोरिंग कॉस्ट का जो ऑक्टागोन है उसका क्या पेज नंबर बता रहे थे? 297, और पेज नंबर 323 डिस्टिल। और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये किस पेज पे? वॉल्यूम 2 में 313। बल्कि ये भी इस तरह करेंगे, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बनी है इंशाल्लाह, इससे मैक्सिमम कंप्लीट हो जाना, एक आध पॉइंट शायद रह जाए, तो इसका भी आंसर आपने मुझे प्रोवाइड करना है सैटरडे तक। कहने में क्या अर्ज है, तो मेजोरिटी ने तो कहा भी नहीं। पेज नंबर 7 पे आ रहा है, वॉल्यूम 5 में पेज नंबर 7 पे आ रहा है। सजी सही इरादे से पढ़ने से गेम ऑन है। बहुत से सवालात मेरे नजर में इधर उधर हैं, लेकिन उसके लिए हमें अच्छा इरादा करना होगा। इरादे में हमारी कमी है। रेडी है सारे? कल क्या पढ़ रहे थे, कोई नाम ही बता दें क्या पढ़ रहे थे? कल तक की जो डिस्कशन हुई इम्पेयरमेंट लॉस की, उसमें हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कॉस्ट मॉडल पे हैं। आज जरा बात और आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर 7 पर। कल तक की बात की समरी ये है कि अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। रिकवरेबल अमाउंट किस किस का हायर होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वेरी यूज। इनमें से जो भी फिगर सिलेक्ट हो जाएगी हायर, वो रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। फिर उसका कंपैरिजन कैरिंग अमाउंट से करेंगे, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस है, और आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 कल कर रहे थे, उसके रिक्वायरमेंट के नीचे हेडिंग ढूंढे, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कुछ कल बातें हो गई हैं, बाकी आज और फाइनल करेंगे। पेन हाथ में रख लें। अगर इम्पेयरमेंट लॉस किसी बिजनेस में कैलकुलेट होना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा, आज जरा इन एरोस को पढ़ के फाइनल करें। कुछ कर लें सर, कुछ कर लें। अब किस कलर के हाइलाइटर की बारी है?
और कौन सा रखा हुआ, एक ही। ये प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। 5 मिनट काइंडली मुझे देने, मेरी बात जरा पूरे होने नहीं दीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, assess at the end of each reporting period। end of each reporting period का क्या मतलब होता है? ईयर एंड, यार जिस डेट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, एज ऑन ईयर एंड। एज एन अकाउंटेंट, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे आपने ये असेस करना होता है कि कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट तो नहीं है। हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे एज एन अकाउंटेंट अपने पहला काम ये करना होता है कि चेक करना है, असेस करना है कि कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि हमारा एसेट इम्पेयर मींस उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब हमें क्या पता कैसे पता चलेगा हमारे एसेट पे कोई इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है या नहीं है? पहला स्टेप क्या है, हर ईयर एंड पे क्या करना, ये असेस करना है, ये चेक करना है, ये देखना है कि कहीं हमारे एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब इम्पेयर तो नहीं हो गया हमारा एसेट। हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया यानी मींस इन अदर वर्ड्स कि वो कौन सी इंडिकेशंस हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है? सेकंड लाइन में एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। अब इस इन एग्जांपल्स में हमें क्या पता चलेगा, इन एग्जांपल से क्या पता चलेगा? ये नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं एबीसी करके, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अगर इवेंट्स हो गए, इंडिकेशंस आ गई हैं, तो इससे हमें पता ये चलेगा कि हमारा एसेट इम्पेयर हुआ है। मसलन कैसे, जरा एग्जांपल्स पढ़ें। फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट, बैलेंस शीट डेट पे आपकी मशीनरी जो है यूज करने की वजह से कोई डैमेज हो गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी वैल्यू कम होगी। नंबर 2, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? आउटडेट, आउटडेट पुराना शायद नहीं, आउटडेट। मसलन एक मोबाइल आपने लिए, नया मॉडल आ गया, वो अच्छा भला चल रहा होता है लेकिन देखने को भी दिल नहीं करता। नई गाड़ी ली है, महीने बाद नया मॉडल आ गया, वो गाड़ी पुरानी नहीं हुई, नजरों से गिर गई, मतलब दूसरी गाड़ी देख के अपनी गाड़ी ऐसा लगता है साइकिल बन गई। ये जो मतलब आउटडेट, आउट ऑफ फैशन हो गई चीजें। अच्छी वाली शर्ट बड़ी शौक से खरीद कर लाते हैं, अलमारी में रख लेते हैं, लेकिन एक आध दफा पहनने के बाद सदियों बाद तो नहीं है, कुछ महीनों बाद दोबारा नजर पड़ती है तो यकीन ही नहीं आता ये हमने खरीदी, अच्छी वाली बेचारी होती है। तो ये मतलब एक होता है खराब होगी, फट गई, टूट गई, वो तो डैमेज हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेट हो गया। लेकिन आउटडेट अगर चीज हो जाए तो उससे भी वैल्यूज कम हो जाती है। मतलब आपने मशीनरी ली है, वो ऑब्सोलीट होगी, नई मशीन आने से, नई टेक्नोलॉजी आने से, तो आपकी पुरानी मशीन ऑब्सोलीट होने की वजह से अपनी वर्थ खो देगी। इससे हम पढ़ क्या रहे हैं? नहीं मतलब इस वक्त इस लम्हे में क्या बता रहा हूँ, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा एसेट कहीं इम्पेयर तो नहीं हो गया, उसकी इंडिकेशंस बता रहा हूँ। तो व्हाट इज फर्स्ट इंडिकेशन? नंबर 2, obsolescence of the asset। नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री आर डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग में खराब हो रही है। इन विच द कंपनी ऑपरेट्स, जिस मुल्क में आपका बिजनेस चल रहा है उस मुल्क की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो जाएं तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब जब ये जो रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन है उसमें 2 चीजें हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है और दूसरी वैल्यू यूज है। अब वैल्यू यूज की वर्किंग कैसे होती है? ये फ्यूचर ईयर्स में इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वर्किंग होती है। अब फ्यूचर ईयर्स में इनफ्लोज किस चीज पे डिपेंडेंट होंगे? चीजें बिकेंगी, डिमांड होगी तो बिकेंगी। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस इस मुल्क में बिजनेस करें उसकी खराब होती जा रही है तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही होगी, जिससे इनफ्लोज कम एक्सपेक्टेड होंगे और अल्टीमेटली वैल्यू यूज कम होने से हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हो। अच्छा, अभी ये बात नहीं हो रही कि इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है, हर साल के एंड पे देखना ये है कि कहीं कोई इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही तो आपने फिर कोई फर्दर वर्किंग नहीं करनी। ये जो कल हमने सारी वर्किंग की हैं वो कब करेंगे? अगर इंडिकेशन है तो। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट कैलकुलेशंस करना जरूरी नहीं है। हर साल क्या कंपलसरी करना है आपने? इंडिकेशंस चेक करनी है, और अगर कोई इंडिकेशन नजर आएगी तो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, और अगर इंडिकेशन कोई नहीं है तो आप किसी इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग मींस कोई रिकवरेबल अमाउंट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई फेयर लेस कॉस्ट टू सेल नहीं करेंगे, कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा पड़े हमेशा नहीं, असेस व्हाट, हर साल क्या करेंगे? असेस वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। कुछ आइडिया हो गया इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट? शॉर्ट वर्ड्स में बताएं। नंबर 1,
डैमेज हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई हैं, अगर इनमें से कोई और कोई इंडिकेशन है, अगर कोई इंडिकेशन मिल गई है तो सेकंड स्टेप पे आता है। इफ देयर इज एन इंडिकेशन देन कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई इंडिकेशन नहीं आई तो आपने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करनी। क्या हर साल रिवैल्यूएशन जहन में लाएं IAS 16? क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी? कब कर लेनी चाहिए? व्हेनेवर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। इसी तरह हर साल इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग करना भी कंपल्सरी नहीं है। कब करना कंपल्सरी हो जाएगा? अगर इंडिकेशन होगी, और अगर इंडिकेशन नहीं है तो आप वर्किंग नहीं करेंगे। इट मींस कई साल गुजर सकते हैं आपकी रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन को, क्योंकि इंडिकेशंस नहीं थी। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन आ गई है तो सेकंड पॉइंट पढ़ें दोबारा। देन क्या कैलकुलेट करें? रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या कैलकुलेट करें? हायर ऑफ कैलकुलेट करें, वैल्यू यूज और फिर लेस कॉस्ट टू सेल। इनमें से सिलेक्ट किसको कर लें? हायर ऑफ का नाम क्या बन जाएगा? फिर उस रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करें? क्या इस थर्ड स्टेप पे जरूरी है कि लॉस आए? अब ये भी हो सकता है कि इंडिकेशन तो थी, आपने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की, लेकिन जब कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया तो पता ये चला कि कैरिंग अमाउंट कम है। उसी तरह जिस रजिस्टर प्लांट 1 की वर्किंग का जरा देखें सामने। पूरी वर्किंग के बाद क्या पता चला था कि प्लांट 1 में इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिकेशन की वजह से अल्टीमेटली इंपेयरमेंट लॉस भी जरूर है। हो सकता है हमें जो खतरा लग रहा हो कि वैल्यू कम है, वो इतनी कम ना हुई हो कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स, हर साल इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं है, और ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि जब भी आप कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करें तो इंपेयरमेंट लॉस जरूर आए। समझ आ रही बात? स्टेप्स रिपीट करें। पहला स्टेप क्या होता है शॉर्ट वर्ड्स में? असेस करें इंडिकेशंस। अगर इंडिकेशंस हैं तो क्या करें? रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करें, जिसमें क्या क्या एस्टिमेट करें, उनमें से क्या सिलेक्ट करें, हायर सिलेक्ट करने के बाद नाम उसका क्या रख दें, रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करें, और इफ नेक्स्ट स्टेप, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट लॉस पे रुक जाएं। अगर क्या फिर किससे ज्यादा हो तो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर लें। अब बाकी जो आगे लिखा हुआ पहले मेरे से वैसे सुन लें। कल तक हमने ये बात की थी कि हमारे एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे है, तो अगर इंपेयरमेंट लॉस किसी ऐसे एसेट का है जो कॉस्ट मॉडल पे था तो इंपेयरमेंट लॉस स्ट्रेट अवे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इन अदर वर्ड्स एंट्री बन जाएगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इंपेयरमेंट लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट चली जाएगी, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस मींस सेकंड इफेक्ट एसेट में से लेस हो जाएगा। लेकिन अगर यही इंपेयरमेंट लॉस किसी रिवैल्यूड एसेट का है तो हो सकता है उसका कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो। किस स्टैंडर्ड में चला गया हमें? IAS 16 सरप्लस पड़ा हो, लेकिन फ्यूचर में उसकी कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट की वजह से अब लॉस आ गया। तो अगर तो नॉन रिवैल्यूड एसेट है तो उसके तो किसी सरप्लस का सवाल ही पैदा नहीं होता, लॉस सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेकिन अगर कोई रिवैल्यूड एसेट था और उसका सरप्लस पड़ा है और लॉस आ जाए, तो जिस तरह रिवैल्यूएशन लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाता है, उसी तरह ये इंपेयरमेंट लॉस भी पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग लॉस पे प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी भी इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन आप सेंटेंसेस नीचे पूरे करना है। इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट देन रिकॉग्नाइज द इंपेयरमेंट लॉस एज फॉलोज। फॉर नॉन रिवैल्यूड एसेट का मतलब कॉस्ट मॉडल पे एसेट है, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। फॉर अ रिवैल्यूड एसेट अगर सरप्लस पड़ा होगा तो फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट, किसको किससे फर्स्ट एडजस्ट करें? बोले बोले नहीं, किसको किससे? इंपेयरमेंट लॉस को फर्स्ट सरप्लस से एडजस्ट करें, और अगर ज्यादा लॉस है तो बैलेंसिंग लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सेंटेंस अगला भी एक पूरा करें। इफ एवर इंपेयरमेंट लॉस इज मोर देन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इमीडिएट इन द। एक एंट्री सुने जरा मेरे से। लेट्स अज्यूम इंपेयरमेंट लॉस आया किसी एसेट का 5 लाख रुपए। किसको किससे कंपेयर करके आया होगा? हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। और क्या ज्यादा होगा? कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा। अब सपोज ये कोई रिवैल्यूड एसेट था और इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख रुपए पड़ा। किसी पुरानी रिवैल्यूएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख पड़ा था, और अब इसका इंपेयरमेंट लॉस आ गया।
आपने मुझे इम्पेयरमेंट लॉस की अब एंट्री करवानी, करवाएं शुरू। नहीं, गलत साइड से शुरू किया आप लोग। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री में तो देखे बोलो, एसेट क्रेडिट कहने थे, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होना। क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट मींस एसेट ने तो कम होना ही होना, डेबिट कहाँ कहाँ जाना है उसका ब्रेकअप होना। जिससे मैंने आपको हमेशा रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करने को कैसे कहा है, अगर सरप्लस है तो एसेट डेबिट होना है, अगर लॉस है तो एसेट क्रेडिट होना है। पहले ये फैसला करें, बाद में आराम से एंट्री बन जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस मींस एसेट ने तो कम होना ही है। ये क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट मींस किसने कम होना है, किसने बढ़ के का कम होना है। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ने बढ़ के एसेट कम होना है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने बढ़ के एसेट ने कम होना। हिम्मत करो जो ना हिम्मत। तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का वर्ड आपको कहां लेके जा रहा है, एसेट की तरफ या प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, एसेट की तरफ। तो उसने तो 5 लाख से कम होना, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब आए डेबिट किसने होना, पहले क्या डेबिट होगा, लेकिन वो पड़ा कितना है, बाकी कितना बचा, ये फिर कहाँ किस नाम से जाएगा, ये लिखे जरा, छोटी सा जगह है राइट साइड पे। इसको क्वेश्चन नंबर 4 में लेके पेज नंबर 9 पे। अभी काइंडली करवाना है आप लोगों ने, कोई इसमें नई चीज नहीं है, वही डेप्रिसिएशन आ रही है, वही रिवैल्यूएशन है, बीच में जो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री है वो इंशाल्लाह फिर मैं सब कर लीजिएगा। रेडी है सर, पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक फार्मा। एक सेकंड के लिए रिक्वायरमेंट पढ़ना। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2010, गिव ऑल नेसेसरी कैलकुलेशंस, इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन वैसे भी इस वक्त अब आपके सिलेबस में उसका नहीं है, वरना एक टैक्सेशन की भी स्टोरी है F2 में। फर्स्ट आएंगे एंट्रीज करनी है किस साल की, ये अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होगा, मायूसी ना बुलाएं प्लीज, गेम स्टार्ट करें। 1 जुलाई 9 से लेके 30th June 10 तक आपने एंट्रीज करनी है। जिस वहां से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। क्या होती है, मेडिसिन, दवाइयां। इन जनवरी 10, one of its plants suffered a major breakdown. It was repaired at a cost of rupees 1.5 million, but the production capacity was reduced significantly. The plant was ready for production on 30th June 2010. ब्रेकडाउन कब हुआ, जनवरी में हुआ, डेट नहीं लिखी हुई। इसको फिर रिपेयर करवा लिए, लेकिन वो बात नहीं बन सकी रिपेयर करवाने से जो शायद पहले थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस होगी सिग्निफिकेंटली, दोबारा काबिल इस्तेमाल हो गया 30th June 10 पे, ठीक है। At that time, the company's engineers advised
that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. At that time से यह मतलब क्या है, मतलब कौन सी डेट की बात हो रही है? पढ़े पढ़े आराम से तसल्ली से पढ़े. At that time the company's engineers advised the plant could be used at a reduced level for 3 years only. 30 जून 10 ही लग रहा है जब रेडी फॉर प्रोडक्शन हुआ. इस वक्त फिर इंजीनियर्स ने बताया कि कितना अर्सा फर्दर इस्तेमाल हो सकता है. कौन से 3 साल? 11, 12, 13. The plant is expected to have a recoverable amount of 19.22700 as on 30th June 2010. अब ये क्या गिवन है? किस दिन की गिवन है? अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? फिर पता चलेगा कि कहीं कैरिंग अमाउंट इससे ज्यादा तो नहीं है. तो 30 जून 2010 पे वर्किंग करनी पड़ेगी. रिकवरेबल अमाउंट जब वर्ड आ जाएगा तो इसका क्या मीनिंग ज़हन में आएगा कि अब आपने इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग करनी है. अच्छा, ये किन किन के हायर को शायद उठा लिया गया हो. आप मतलब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ वैल्यू यूज देने की बजाय उसने सीधी रिकवरेबल अमाउंट ही कह दी. तो स्टेट में फिर इसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग कर सकते हैं. अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर. Plant was imported at a price of rupees नहीं, US dollars. 8 लाख डॉलर्स का इंपोर्ट किया. The payment was made at the time of shipment on 1st July 2000 at rupees. पुराने जमाने की बात हो रही है. उस जमाने में $1 कितने का था? किस जमाने की बात हो रही? हमने किस साल की वर्किंग्स करनी है? 2010 वाले साल की एंट्रीज करनी है. तो पिछले सालों में शायद कभी ये खरीदा था. अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंट में 7 मिलियन. अब डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान में काउंटिंग करेंगे और चीज कोई फॉरेन करेंसी में परचेज हो तो आप उस फॉरेन करेंसी को फिर लोकल करेंसी मींस पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके वर्किंग करेंगे. मींस उसे कैलकुलेटर पकड़ेगा. 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आप रुपीज में फिर काउंटिंग करेंगे. आपकी पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी करेंसी में होंगी और फिर 7 मिलियन ऐड कर लेंगे. नहीं मतलब वो ठीक है, वर्किंग तो कर लेते हैं. 8 लाख डॉलर्स, लेकिन डॉलर्स में काउंटिंग नहीं, सेम करेंसी होनी चाहिए. हाँ, अगर आप अमेरिका में काउंटिंग कर रहे हो तो फिर आप डॉलर्स में कर रहे होंगे. और अगर डॉलर्स के अलावा किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन होगी तो फिर उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे. अगर आप कहीं यूके पहुंच गए तो वहां सारी करेंसीज को फिर यूके पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो मुल्क में आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे उस मुल्क की करेंसी में फिर आप कन्वर्जन करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की. तो हम कहाँ काउंटिंग कर रहे हैं? अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट 7 मिलियन का क्या करेंगे? Installation of the plant was completed on 31st December 2000. The commercial production commenced from 1st April 2001. Point number 2. Plant company used straight line method of depreciation. Depreciation is charged from the month the asset is available for use up to the month prior to disposal. का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल से पहले जो महीने वहां तक चार्ज करनी है. तो अगर बीच में कहीं डिस्पोजल आई तो डिस्पोजल के महीने से पहले तक शायद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. अप टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल. फर्ज करें मई में डिस्पोजल हुई है, पढ़े तो जून तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. मंथ प्रायर टू डिस्पोजल अप्रैल तक करेंगे, अप्रैल तक. At the time of purchase, the estimated useful life of the plant was estimated at 15 years, whereas salvage value means, ये लिख लिया करें, ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं. salvage value, residual value के वर्ड. Salvage value was estimated at rupees 2 million, 2.0 million, based on the report of a professional independent valuer. The plant was revalued on 1st July 2005 at rupees 45 million. There was, however, no change in the estimated useful life of the plant. The factory remained closed from 1st April to 30th June 2007 due to law and order situation. ये क्यों बताया? जरा पीछे जरा पढ़ के ढूंढ के बताएंगे उसने क्यों बताया. इसका क्या करेंगे? फैक्ट्री क्लोज रही है अप्रैल से लेके जून, अप्रैल मई जून, तो इन 3 महीनों की डेप्रिसिएशन देयर पर चार्ज. और जाने दें यार, जाने दें. और एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ.
लेकिन मेथड कौन सा भाईजान, मेथड कौन सा है? क्या आइडल एसेट्स भी डेप्रिशिएट होते हैं? अनलेस कौन सा मेथड्स होते हैं? मशीन आर मेथड या यूनिट्स मेथड होते हैं। नेक्स्ट टाइम salvage value has not changed as well as not changed since it was estimated at a time of purchase. अब दोबारा एक सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े। हमने क्या करना है, हमें किस साल की एंट्रीज करनी है? 30 जून 10 मींस 1 जुलाई 9 से लेकर 10 तक की हमें एंट्रीज करनी है। तो ये पिछले सालों का डेटा, इसकी क्या जरूरत है? हमें वर्किंग पिछले सालों से शुरू करनी पड़नी है। कॉस्ट क्या थी, फिर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई, फिर रिवैल्यूएशन हुई है बीच में, रिवैल्यूएशन के बाद भी अरसा गुजरा है। तो पिछले सालों की वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा करंट ईयर में कौन कौन सी फिगर्स की अमाउंट आनी है, ठीक है, कौन सी फिगर्स ने हमारे साल में रिकॉर्ड होना है। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, पिछले सालों की वर्किंग से करंट ईयर में आना पड़ना। रिक्वायर्ड एंट्रीज बहरहाल कौन सी हैं? 30 जून 10 की है। बिजनेस नेम बता दो। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। क्या करना है सर? ऐसी बंद करना है? बंद करने लगे सर, हुक्म कर रहे हैं अब, ये बंद करिए। फॉर्मेट सब बना लिया करें अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड हो। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ। जरा डाटा देख के बताएं, अपना जहन लगाएं जरा। 2010 वाले साल में कौन कौन से एंट्रीज होनी चाहिए, रिलैक्स होकर देखें, 2-3 मिनट आराम से सोचो। नहीं सारा सवाल ऊपर नीचे से। सबसे पहले तो एक रिपेयर आ गई है, ये हमारे साल में ही है, ये तो 2010 में ही है। तो एक तो रिपेयर की काउंटिंग एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट की तो एंड में होगी ना। तो क्या इम्पेयरमेंट से पहले भी कोई और काम होंगे? कोई इस साल की कोई डेप्रिसिएशन बीच में जरा ढूंढे, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 3 में सॉरी। तो रिवैल्यूएशन भी है 2005 में कहीं, तो अगर कोई सरप्लस आया होगा तो अभी ट्रांसफर हो रहा होगा, तो आधा का पेज छोड़ दें, एक तो एंट्री में से लिख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में जाना। रिपेयर की एंट्री तो बना लें, रिपेयर की कर लें। डेट बोल, डेट नहीं है चले जनवरी बस लिखना, जनवरी 10 करंट ईयर ही बनता है। रिपेयर की एंट्री बोल, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश का बैंक। ये सर खरीदा भी तो है यार, तो इसी साल एंट्री होगी है। ये खरीदा पिछले सालों में, पिछले सालों में फिर रिवैल्यूएशन भी हुई है। हमारे साल में परचेज की एंट्री नहीं, रिवैल्यूएशन की नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट में जो डेप्रिसिएशन होगी, अगर कोई सरप्लस ट्रांसफर होगा, वो चीजें जरूर आएंगी। रुपीज इन मिलियंस में गेम चल रही है। कंफर्टेबल हो गए आप कुछ जरा? रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन थाउजेंड्स। जब तक कोई ना कोई क्वेश्चन घर में नहीं ट्राई करेंगे, बात नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़नी चाहिए, हर गुजरते दिन के साथ साथ गेम आगे बढ़नी चाहिए। बढ़ रही है सर। हाफ पेज रख लें, 4 1 2 3 4 मेरे एंट्रीज बननी है टोटल, नीचे वर्किंग्स में आना है। अभी मैं क्वेश्चन करवाते हुए ये भी डिसीजन लेता हूँ कि इतनी जगह छोड़ दें। इंडिविजुअली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये डिसीजन भी आपके अपने होने चाहिए, ताकि एग्जाम में भी अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकें। नहीं मतलब ये घर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा, हो सकता है गलती भी महसूस हो कि कम जगह छोड़ी है या बहुत ज्यादा छोड़ दी है, तो ये भी ऑटोमेटिकली आप खुद से एडजस्ट होंगे। हर चीज काउंट करती है पेपर में।
वहाँ ये आवाज तो नहीं ना आनी कि आधा पेज छोड़ दो, वहाँ आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। ये सर वर्किंग्स कहाँ से शुरू करेंगे वर्किंग? ये करवानी है सर जी, कोई इशू नहीं है, होगी बात खत्म। कहाँ से कहाँ से कहाँ से? 1 जुलाई 2000 को क्या हुआ? पेमेंट किस दिन हुई इसकी? उसी दिन हुई सर। अब एंट्रीज लिखने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, सिर्फ हम वर्किंग्स लिख सकते हैं, एंट्रीज यहीं में रखना। क्या हुआ जी 1 जुलाई 2000? क्या हुआ इस दिन? प्लांट आया कितने डॉलर्स का? 8 लाख डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 41.6 मिलियन। मिलियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 41.6 मिलियन कर लेंगे। 41.60000 मिलियंस में रह गया 41.6 मिलियन। आगे चलाएं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होने का मतलब कैपिटलाइज हो जाएगी 48.6 का नाम रखें। नाम 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 टोटल कॉस्ट अब ये है। इनिशियली प्लांट अब कितने पे डेबिट होगा आपकी बुक्स में? 41.6 या 48.6? एक एंट्री बोलना अपने लिए। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश अवेलेबल क्रेडिट, तो एसेट आ गया। आगे चले। हमने असल में अब कहां से शुरू करके पहुंचना कहां है? अब 2000 से हमने शुरू कर ली है, अपने वाले साल में आना है, अपने साल तक आना है। तो रास्ते में कहीं रुके? ये बस डेप्रिसिएशन का डिसीजन है, डेप्रिसिएशन का डिसीजन तो लेना है, लेकिन कहीं रास्ते में रुकना भी है। डेट बोले किस डेट पे रुक के दोबारा सोचना। 1 जुलाई 5 जरा डेट ढूंढे पॉइंट नंबर 3 में। अब 1 जुलाई 5 पे आके हमें तो कैरिंग अमाउंट का फेयर वैल्यू से कंपेयर करना पड़ना है, ताकि डिफरेंस अगर लॉस या सरप्लस का तो पता चले। तो अब किस डेट से शुरू करना है? अब डेप्रिसिएशन की तलाश करेंगे। मेथड तो स्ट्रेट लाइन है, लाइफ 15 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन है। ये कंसंट्रेट करें, बताएं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब से होनी है? हिम्मत मारे बात खत्म करें करनी। 1 जुलाई से। सही वर्ड यहीं में रखेंगे तो सब कुछ नजर आ जाना। कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है? अवेलेबल फॉर यूज वर्ड यहीं में रख के ट्राई करें डेट्स ढूंढें। 1 जुलाई 2000 पे एसेट अवेलेबल फॉर यूज था। 1 अप्रैल 2001 को अवेलेबल फॉर यूज हुआ है। अवेलेबल फॉर यूज हुआ है या यूज होना शुरू हुआ है? अवेलेबल फॉर यूज कब से होना शुरू हुआ है? ढूंढे कहीं। इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हो गई थी? तो एक्चुअली इस्तेमाल कब से होना शुरू हुआ ये ढूंढना होता है, ये कब से इस्तेमाल के काबिल है। तो कब इस्तेमाल काबिल हो गया होगा? जब एसेट कंप्लीट हुआ होगा। सोच लीजिए डेट्स आपके सामने। 1 जुलाई को क्या हुआ? पेमेंट हुई, शिपमेंट पे पेमेंट हुई। 1 अप्रैल को क्या हुआ? कमर्शियल प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? चीजें बनाना शुरू कर दी बेचने के लिए, कमर्शियली चीजें बनाना शुरू कर दी ताकि बेच सकें। लेकिन एसेट कंप्लीट हो कब गया था? तो अवेलेबल फॉर यूज वर्ड जेन में रखा जाए तो कौन सी डेट से गेम शुरू करें? 31 दिसंबर क्या है, मतलब डेफिनेटली 1 जनवरी बनेगा। 31 दिसंबर 2000 क्लियर है सर जी? क्लियर है सर? तो किस अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है? किस मेथड से होना है? रेजिडुअल वैल्यू ढूंढना है, करवा दें पहले। -2 मिलियन डिवाइड बाय बताएं 15। अब डेफिनेटली बेटा ईयर वाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हमने इन सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है सर, पिछले सालों की सिर्फ काउंट ही करनी है, तो सीधा शायद काउंट किया जा सकता है कि कब से कब तक की चार्ज करके 1 जुलाई 2015 पे आना है। यकीनन वैसे सॉल्व कर लें। 48.6 - 2 डिवाइड बाय 15, ये क्या आएगा? ये आएगा क्या? ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। किस 1 साल की आएगी? जरा हिम्मत करना जरा। नहीं यार, 1 जुलाई से नहीं है, 1 जनवरी से। हाँ जी, पहले 6 महीने की आएगी, लेकिन अब मेथड क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए शायद एनुअल डेप्रिसिएशन सेम रहनी है। हर साल लाइफ तो नहीं करनी, लाइफ कब आके गिनेंगे? वैल्यूएशन होनी है, तो शायद अगर 2001 पूरा होगा। 2001 है, 2 3 4 और 5 का मिड है शायद। तो ट्राई करें कितने साल बनते हैं।
रिवैल्यूएशन डेट तक काउंट कर। अच्छा ये डेट 1 जुलाई मैंने लिखी तो ऊपर हुई है, लेकिन एसेट अवेलेबल फ्रॉम, ये लिख एक लाइन छोटी सी, एसेट प्लान अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम, तो मैंने पेमेंट डेट लिखी थी ना ऊपर, प्लांट अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम, बोले जी डेट 31 दिसंबर 2000। तो हाफ ईयर अगर इलादा करना है तो पहले 2001 वाला आधा साल, और फिर 2002, 3, 4, 5, या इन अदर वर्ड्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ्स की इलादा होनी है। कितना अर्सा गुजरा जी? नहीं टोटल। अब मैं कहां से कहां तक आना चाह रहा हूँ? अब 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2001 से लेके अब रिवैल्यूएशन डेट पे आना चाह रहा हूँ ताकि उस दिन फिर कंपैरिजन हो सके। तो कितना अर्सा गुजरा होगा? 4 इयर्स है शायद, 4 इयर्स एंड हाफ ईयर, 4.5 ईयर काउंट करें ना यार। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट हो रही है? तो पहला साल कौन सा बनेगा? 30 जून अगर जेन में रखना है तो 30 जून 2001 आएगा, तो 6 महीने वहां है, उसके बाद 2, 3, 4 और 5, 1 जुलाई ना 2005, तो 4 साल पूरे हो जाएंगे। हाफ ईयर है तो कितने इयर्स लिखोगे? 4.5 ईयर, ठीक है। बता दें कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 जनवरी 2001 तो 1 जुलाई का नहीं, या 30 जून 5 का। हर साल लाइफ नहीं करनी होती है। 3 चीजें बोल दे जरा सोच के, किन डेट्स पे रिमेनिंग लाइफ गिननी होती है? इवैल्यूएशन पे एस्टीमेट चेंज हो जाए, और कल भी एक बात हुई थी कि आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस भी रिमेनिंग लाइफ काउंट की जाती है। आंसर बताइए। तो डेप्रिसिएशन 4.5 इयर्स, 13.98, जब 13.98 क्या है, बल्कि एक्यूमुलेटेड वर्ड होना चाहिए शायद, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 4.5 इयर्स इकट्ठी करके। अब 48.6 आपने क्या कैलकुलेट किया था, और 13.98 माइनस करके अब क्या आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास उस डेट की जिस डेट पे फिर अब रिवैल्यूएशन होगी, 34.62। डन है सर। अब डेट लिखते हैं आगे, 1 जुलाई 2005, इस डेट पे अब रिवैल्यूएशन की तरफ आए। रिवैल्यूएशन से कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद फेयर वैल्यू, करें जी कंपैरिजन करें। कैरिंग अमाउंट है 34.6462 ये थोड़ी देर पहले 6 हुई थी, 665 है। फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है 45, कहाँ है 45? पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस है, सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है या लॉस है? कितना है? 10.3। एंट्रीज पिछले सालों की एसेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरे सोर्सेज जरूर है। एलिमिनेशन की एंट्री होगी इससे, बोलें किस अमाउंट से? सब चीजें फाइनल रखें सर जी ज़हन में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट बाय 13.98 और एसेट डेबिट एंड सरप्लस क्रेडिट बाय, अपने जहन में जरा 1 जुलाई 5 में एसेट लाएं जरा। आफ्टर दिस एंट्री एसेट किस अमाउंट पे आ जाएगा? 45 पे आ जाएगा। सरप्लस भी ऑपोजिट साइड पे खड़ा हो जाएगा इक्विटी में, कितना? 10.38। यहाँ एक और काम करें फिर आगे चलें, रिमेनिंग लाइफ काउंट कर दें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ काउंट कर दें, कैसे? 15 माइनस 4.5, तो 10.5 इयर्स रिमेनिंग लाइफ रह गई है। रिमेनिंग लाइफ किस दिन गिन लेते हैं? अब यहाँ तक वर्किंग सामने रख के क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। अब बताएं कहाँ रुकना है फाइनली?
आराम से पढ़े, तसल्ली से पढ़े सवाल। ये पॉइंट नंबर 4 पढ़े, ये 3 महीने बीच में आ रहे हैं, अप्रैल मई जून, इनमें रुक कर डिसीजन लेना, इनकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। तो 45 मिलियन जो है इसने अब डेप्रिशिएट होना है 10.5 ईयर्स पे। फाइनली अब कहाँ जाके रुकना, मेरा तो ख्याल है 30 जून पे जाके रुकना, उसी के दिन की रिकवरेबल अमाउंट के बाद। लेकिन 30 जून 2010 वाली जो डेप्रिसिएशन है और 30 जून 2010 में जो सरप्लस ट्रांसफर है, उसकी फिर आपने एंट्री भी करवानी है। एंट्रीज हमने सिर्फ 1 ही साल की करनी है, लेकिन डेफिनेटली अब जरा ये डिवैल्यूएशन डेट है 1 जुलाई 5, ये काउंट करें जरा आगे कितने साल अब बनते हैं। 1 जनवरी पे रुक के क्या करना, पढ़ ले 1 जनवरी में रिपेयर हुई है ना, तो रिपेयर तो एक्सपेंस आउट होगी। बात आपकी ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक भी लगता है एसेट आइडल नहीं, जब वो नहीं, एस्टिमेट कब चेंज हुआ, ये पढ़ ले फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। ये डैमेज कब हुआ एसेट, जनवरी में, फिर रिपेयर होती रही, फाइनली दोबारा काबिल इस्तेमाल कब हुआ, 30 जून। तो ये जो जनवरी से लेकर जून तक के महीने, इनमें भी इस्तेमाल हुआ लग नहीं रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन इवन देन चार्ज होती रहेगी स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो 3 साल उसने लाइफ बताई, ये किस दिन से ऑनवर्ड्स बताई है, ये 30 जून 10 से ऑनवर्ड्स लग रही है। इट मींस हम पहले 30 जून 10 पे आके कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करने के बाद अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है वो फिर रिमेनिंग 3 इयर्स में डेप्रिशिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो कहां पे इस वक्त खड़े हम, 1 जुलाई 5 पे खड़े हैं। बीच में यकीनन 2 इश्यूज आ रहे हैं, एक पॉइंट नंबर 4 दोबारा देख लें, सही फाइनल करें। इन 3 महीने में फैक्ट्री बंद रही है, लेकिन स्टिल एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा। और जनवरी ऊपर जाए फर्स्ट पैराग्राफ में, जनवरी में एसेट डैमेज तो हुआ है, लेकिन वंस अगेन डेप्रिसिएशन का इशू है, वो मेरे ख्याल इसलिए है क्योंकि हम मेथड मशीन और या यूनिट्स मेथड नहीं यूज कर रहे। तो कहाँ पे आकर रुकना है, फाइनल कर देना, आगे क्या करना है, इन सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब ज़हन में लानी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वर्किंग करवा दो, कैसे वर्किंग करो, फिगर्स बोला, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू 30 जून 10 जी, फिगर्स बोले, 45 माइनस लास्ट लाइन, ये भूलनी नहीं है, कल भी मैं भूल गया था, मुझे याद करवा दिया करें। रेजिडुअल वैल्यू अनचेंज्ड है, तो क्या करूं इसका, -2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5, कहां से कहां तक साल लिख लें 1 जुलाई 5 से 30 जून 10 तक। अप्रोक्सीमेटली आंसर 20.4 राउंड ऑफ कर लिया, आ गए यार, अच्छा किया, बेहतरीन काम किया, नहीं सही किया ना यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे, यकीन माना, शुक्र इसमें 7 और 6 वाली बात नहीं हुई, वो तो रही है। 20.48 ठीक है सर, इसकी एंट्री बोलना जरा, इसकी एंट्री नहीं बोल सकते आप, 5 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं बोली जा सकती, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा अलग-अलग सालों की होती है। तो ये मैंने जानबूझ के आपसे पूछी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी इकट्ठी नहीं बोलते, डेप्रिसिएशन ईयर वाइज होती है, ये कितने सालों में ईयर वाइज हुई होगी, 5 साल बाद एक्यूमुलेट है, हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, जरा कैलकुलेट करो, 45 - 2 डिवाइड बाय 10.5, ये किन सालों में चार्ज हुई होगी, 6, 7, 8, 9, 10, अब 10 की एंट्रीज भी हम कर रहे हैं, तो क्या 1 साल की डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करनी चाहिए इस साल, इसमें से 1 साल की चार्ज भी करेंगे हम, एंट्रीज करनी है हमने, लेकिन पहले एक वर्किंग और करना था। इसी के साथ दूसरी चीज एक ज़हन में लाएं, एक सरप्लस आया था,
अगर सरप्लस आया था तो क्या वो भी एनुअल ट्रांसफर होता है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसने भी एनुअल ट्रांसफर होना है। तो ट्रांसफर ऑफ सरप्लस अप टू 30th June 10। याद आनी चाहिए सर आपकी चीजें। कैसे? 10.38 डिवाइडेड बाय 15 divided by 10.5 and multiplied by is equal to, अब ये भी मैं एक्यूमुलेट अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो ट्रांसफर हुई होगी कितनी होगी? 4.94। और इसकी भी आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट की एंट्री नहीं बोल सकते, ये भी हर साल अलग अलग ट्रांसफर हुआ होगा। मैं इकट्ठा इसलिए कैलकुलेट करता जा रहा हूँ ताकि 30th जून पे जो फाइनल फिगर्स है वो सामने आ जाए। अब यहाँ रुक के मेरा ख्याल है 2 एंट्रीज और कर लेना, बाकी काम फिर अभी करते हैं। इस साल की डेप्रिसिएशन और इस साल का ट्रांसफर, 2 एंट्रीज बनाए दो ऊपर। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? ये क्या है और अब आपसे क्या कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ। ये क्या सॉल्व करवाया आप लोगों ने? ये तो एक्यूमुलेटेड फिगर सॉल्व करवाई मेरे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी और जो एसेट का सरप्लस ट्रांसफर हुआ होगा। ये 2 एंट्रीज लिखेंगे अब, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फॉर द ईयर अमाउंट के साथ। ये स्मॉल सम एंट्री करो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ये तो करनी चाहिए, कितने से होंगे? डेट चले बोल दें, ये इवेंट पे होगा काम 23 जून 10। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 पॉइंट कैसे 45 -2 डिवाइड बाय 10.5। अब एक साल की प्रॉफिट लॉस में जानी, इस साल की फिगर आएगी आपकी 404.1, राउंड ऑफ करी जा रही है। अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया। सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कोई नहीं ना डरे, सरप्लस आया था 10.38 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल टू 0.99। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तब देख लेंगे, क्वेश्चन कोई इंशाल्लाह साइलेंट नहीं होगा। अब कंसंट्रेट करें। इम्पेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस इंशाल्लाह आपको पता है, वैसे ही पता चल जाएगा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं, एग्जामिनर इंडिकेट करेगा। ये डन है सर। अब ये जो फिगर आपने मुझे लिखवाई 4.1 और 0.99, ये और है, और जो थोड़ी देर पहले वर्किंग में लिखी वो और है। वो क्या है, ये क्या है? तो 5 साल की को कैलकुलेट की है ताकि हम फाइनली अब एक आखिरी काम कर सकें। फाइनली आखिरी काम कर, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करवाएं। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एज ऑन 30th June 2010। बताएं जी कैसे कैलकुलेट करें? 45 माइनस 20.48 24.52। एक काम जरा अगर और कर लें, रिमेनिंग बताएं क्या करने लगा? रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस की अब जरूरत क्यों है? करें जरा वर्किंग करें, याद कराता हूँ। रिमेनिंग सरप्लस, सरप्लस कितना आया था? 10.38 10.38
ट्रांसफर कितना हुआ था? 4 नहीं यार, 4.94 टोटल ट्रांसफर हुआ है, 0.99 हुआ। 0.99 कितने साल होता रहा? नहीं, 0.99 5 साल होता 4.94 टोटल ट्रांसफर हो गया होगा, तो रिमेनिंग सरप्लस कितना है? 0.44। एनी कंफ्यूजन? अब आए सेकंड पैराग्राफ के एंड पे। अब 30 जून 10 पे रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन होने लगा और चेक करने लगे हम कि इम्पेयरमेंट लॉस है भी या नहीं। कैसे पता चलेगा हमने? कैरिंग अमाउंट हो गई है 24.52, रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, रिकवरेबल अमाउंट इज 19.23, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें भी या नहीं? हमेशा लेना है। कब लेते हैं डिफरेंस? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, डिफरेंस का नाम बल्कि रखते हैं, डिफरेंस है क्या? इम्पेयरमेंट लॉस बनता भी है। क्यों बनता है? 5.29 है मतलब। कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट बाय रुपीस 5.29 मिलियन। अब जरा कंप्लीट करने से पहले, इसकी क्वेंटी बताने से पहले पेज नंबर 7 पे जाएं। हाँ जी, पेज नंबर 7 पे जाएं। अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से, तो डिफरेंस का नाम इम्पेयरमेंट लॉस है। लेकिन उसकी एंट्री करने से पहले क्या ज़हन में रखना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन अगर सरप्लस रिवैल्यूएशन मॉडल है और सरप्लस पड़ा है तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर ज्यादा होगा लॉस तो फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो एहतियात से देखना है, गेम अभी ऑन है। अब सरप्लस कितना है और लॉस कितना आया है? 5.44 आया है और लॉस 5.29 आया है। एंट्री करवानी है पहले आपने। फिगर्स लिखी हुई है ना सबने? तो फिगर्स अपने आंसर में देखें और मुझे एंट्री बनवाना शुरू करें। किस तरफ से शुरू करवाएंगे? हाँ जी, क्रेडिट साइड से शुरू करवाएं। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से क्रेडिट? accumulated impairment loss credit by 5.29 डन है। 5.29। अब डेबिट की तरफ आए, ध्यान से जरा। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट? यार 5.44 से यार। क्या ज्यादा है? लॉस ज्यादा नहीं है, सारा सरप्लस लॉस से एडजस्ट होने के बावजूद भी सरप्लस बच रहा है, तो सरप्लस बस कितने से डेबिट होगा? 5.29 से। और जो सरप्लस अभी बचा हुआ है वो डेफिनेटली फ्यूचर में वही होगा जो उसका होना चाहिए। कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा? यार डिफरेंस आ तो रहा है, डिफरेंस कितना? 5.44 माइनस 5.29, ये डिफरेंस आ तो रहा है, लेकिन सरप्लस ज्यादा होने की वजह से आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी सरप्लस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लॉस इज लेस देन द सरप्लस, और स्टिल सरप्लस ही बचा हुआ है जो शायद फ्यूचर में ट्रांसफर भी अभी होगा जब आप नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक एंट्री लिख लें और तरतीब सही रखें वरना गलत हो जाना। अगर आप सरप्लस से शुरू करते हैं ना तो आपने पहले 5.44 डेबिट कर लेना। लॉस है कितना? 5.29, और सरप्लस से एडजस्ट होने के बाद लॉस बचा ही नहीं है, देयरफॉर प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? मैंने अभी जो पेज नंबर 7 एंट्री लिखवाई थी वो जरा ढूंढा, उसमें तो लॉस प्रॉफिट लॉस में जा रहा था यार। क्या ज्यादा था यार, क्या ज्यादा था? यहाँ भी तो ज्यादा है, लेकिन वहां क्या ज्यादा था, यहाँ क्या ज्यादा है? आंसर जो है वो साइलेंट तो ना रखें। ज्यादा तो वहां भी है, ज्यादा यहाँ भी है, लेकिन वहां क्या ज्यादा है? हाँ, लॉस सरप्लस से ज्यादा था, बैलेंसिंग लॉस प्रॉफिट लॉस में गया। यहाँ सरप्लस ही ज्यादा है, इनफैक्ट अभी भी बचा हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शायद ये आखिरी एंट्री है, लेकिन एक पैराग्राफ छोटा सा पहले समझें और बाद में लिख भी लीजिएगा। इम्पेयरमेंट लॉस के बाद अभी फिगर्स देखें जरा, वर्किंग्स में। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने के बाद आपका एसेट किस अमाउंट पे आ गया है?
फिगर 19.23 पे आ गया। 19.23 हमने राउंड ऑफ किया हुआ, 227 दिया हुआ था, हमने 23 पे राउंड ऑफ कर लिया, ऐसे ही है। अब ये जो 19.23 है ये फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा इसी साल से या अगले साल से? अब ईयर एंड आया हुआ है, नेक्स्ट ईयर से कितने अरसे में डेप्रिशिएट होगा? 3 सालों में, ढूंढने जरा कहीं 3 सालों में डेप्रिशिएट होगा। अगर ये 3 साल रिमेनिंग लाइफ ना दी होती तो जरा काउंट करके बताएं कितनी बनती है वैसे? 15 में से 4.5 तो पहले गुजर गए थे, 5 और गुजरे हुए हैं, तो असल में तो ये शायद 5.5 रह गई है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल लाइफ। लेकिन अगर रिमेनिंग लाइफ एग्जामिनर खुद बता दे तो एस्टिमेट बदल भी सकता है। तो यहाँ से ऑलरेडी अब 3 सालों में एसेट ने डेप्रिशिएट भी होना है, और जो सरप्लस रिमेनिंग बच गया है वो भी फिर 3 सालों में डेप्रिसिएशन के साथ साथ ट्रांसफर होता रहेगा। अब आए लिखने से तरह, आफ्टर दिस इवैल्यूएशन, सॉरी आफ्टर दिस इम्पेयरमेंट लॉस, after this impairment loss, revise the carrying amount of rupees, revise the carrying amount of rupees बताएंगे 19.23 million will be depreciated our remaining useful life of our remaining useful life, remaining useful life of 3 years from next year onwards। ये भी लिख लीजिएगा from next year onwards, year end पे ये बात हो रही है, from next year onwards। Similarly, the remaining surplus कैसे पता चलेगा? रिमेनिंग सरप्लस कैसे पता चलेगा? फिगर्स बताइएगा। 5.44 माइनस 5.29, 0.15 बनता है, 0.15 रिमेनिंग सरप्लस ऑफ 0.15 million will also be transferred over remaining useful life of 3 years। ठीक है सर, और डेफिनेटली कब से? ये भी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। अभी संडे से इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, मैंने जरा अलग-अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एनी कंफ्यूजन सर? पेज नंबर 10 पे चलो जी, एक सवाल खतरनाक आ गया। ये जो लिखा हमने, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है? क्या ये क्वेश्चन का हिस्सा है सर? तो फिर क्यों लिखा है यार? ये भी एम्बिगुइटी थी यार, समझा यार, सॉरी, क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं था। मैंने कहा यार लगता आपने बुरा बनाया। पेज नंबर 10 यार, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 लिख रहे हैं? लिख रहे तो बता दो, इकट्ठे होने के लिए छोटा सा पॉइंट और रिमेनिंग टाइम में रहेगा। ये प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आपने कहीं? भूल जाए जो पढ़े हुए।
थोड़े थोड़े कोई क्यूएम नहीं, क्यूएम एग्जाम थी वो वैसे ही दिन में आ रही है यार, एग्जाम्पशन थी पास हो गई है, आपने वैसे ही पेपर दिया था एग्जाम थी वैसे ना, सब कुछ एग्जाम ये नोट कर ली। ये सर जैसे मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरी तरफ जरा देख के बताएं कि आपको फॉर्मूला मैंने बताया क्या, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस एन, आई इंटरेस्ट रेट या आर, माइनस एन मीन नंबर ऑफ इयर्स, माइनस एन फ्यूचर से आ जाना। लेकिन ऐसे में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के ना फॉर्मूले दो हैं, जरा ढूंढिए अपने पास, पेन पकड़ लें हाथ में, जरा टिक कर जरा ढूंढे फॉर्मूला। एक तो है डिस्काउंटिंग का जो आपको पता है क्या फॉर्मूला, 1 प्लस आई माइनस एन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट है और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ऑपोजिट साइड में एक एन्युटी का फॉर्मूला भी है, जरा देख के बोले फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। अब ये एन्युटी का फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, डिस्काउंटिंग का कब हो सकता है, एन्युटी के फॉर्मूले की जरूरत भी है या नहीं है, इसको समझने के नीचे छोटी छोटी एग्जांपल्स में आता है। फिगर सॉल्व जरूर हुई है, आप चाहे ना लिखें लेकिन करनी वर्किंग मेरे साथ साथ जरूर करनी है। इमीडिएटली आफ्टर दीज फॉर्मूलाज जहां लिखे हुए उसके नीचे एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। मिल गया। सपोज एक कंपनी है उससे इट इज रिक्वायर्ड कि वो 5 साल बाद 1 लाख दे, और सपोज 10% इंटरेस्ट रेट है। आपने प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करवानी है, ये लाख कब देना है, वो लाख जब 5 साल बाद देना है और इंटरेस्ट रेट 10% है, उसकी आज वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा एन्युटी आप जेन से एक सेकंड निकाल दें, वो मैं बताता हूँ कब यूज होता है। आप डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करें, क्या किया जाता है डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला कर लगाना, फ्यूचर वैल्यू लेंगे, फ्यूचर वैल्यू लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 कर देंगे माइनस 1। 0.1 मैंने क्यों किया, 10% है मैथमेटिकली, 10% मीन 10/100 है, अगर 9% होता 0.090909 12% होता 0.12, 10 से कम हो जाएंगे तो 0.0 लग जाना, वरना 0.9 का मतलब 90% हो जाना। आंसर सॉल्व करें, सॉरी -1 नहीं, सॉरी -5 क्यों होना चाहिए, 5 साल बाद की बात हो, ठीक है। आंसर बताइए। तो अगर एक अमाउंट है और आपने उसे 5 साल बाद पे करना है तो फ्यूचर वैल्यू लें और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला से प्रेजेंट वैल्यू लें। एनी कंफ्यूजन, ये काम कल भी हम करते रहे, कल 3 साल इन्वॉल्व थे, तो 1 साल जो 1 साल बाद अमाउंट है -1 है, 2 साल बाद है -2 -3, और फिर अगर वैल्यू यूज कैलकुलेट करें तो इकट्ठा करना। अब आइएगा जरा इस अगले सेंटेंस पे और डिफरेंशिएट करना है, जो ऊपर सेंटेंस था और नीचे वाले सेंटेंस में कोई फर्क भी है। A company is required to pay 1 lakh at the end of each year for next 5 years। ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में कोई डिफरेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा था 1 लाख देना है 5 साल बाद, 1 लाख देना है 5 साल बाद, 1 लाख 5 साल बाद देना, तो सेकंड में भी तो ये लिखा हुआ, A company is required to pay 1 lakh at the end of each year for next 5 years। अब यहाँ 1 लाख 5 दफा देना है, पहले साल के एंड में भी 1 लाख, फिर दूसरे के भी, तीसरे के भी, चौथे एंड पांचवें पे। क्लियर है या डिफरेंट है। अब इसमें 1 लाख मीन 5 लाख टोटल देना, लेकिन 5 लाख इकट्ठा देना 5 साल बाद या एक एक लाख की इंस्टॉलमेंट्स में देना है। इसका मीनिंग फॉर एग्जांपल इस तरह से बन जाएगा, बोर्ड पे देखा जरा, लेट्स से अगर आज डेट है 1 जनवरी 2020, तो पहला 1 लाख कब देना है, 2020 के एंड पे देना है। आज अगर 1 जनवरी 2020 है, कितना देना है, 1 लाख। 31 दिसंबर 2021 पे कितना देना है, 1 लाख। ये फर्स्ट सिचुएशन थी, उसमें क्या था, एक ही दफा देना है 5 साल बाद 1 लाख, यहाँ एक एक लाख करके 5 सालों में शायद 5 लाख देना है, लेकिन 5 लाख इकट्ठा देना है या एक एक साल बाद एक एक लाख की इंस्टॉलमेंट सॉर्ट ऑफ में देना, इंस्टॉलमेंट्स में देना। कहां तक ये सिलसिला चलता रहेगा, 5 साल मीन 20 21 22 23 और 24 पे आएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग होता है आज,
प्लीज सीरियस लिया करें यार, होपफुली आपको याद आ गया है, लेकिन जरा चेक करिएगा मैं सही वर्किंग कर रहा हूँ या नहीं। 1 जनवरी 2020 पे खड़े हैं हम, एक एक साल के गैप से ये पैसे देने हैं। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन अलग अलग करना पड़ेगा। कल भी किए कैसे, पहला जो लाख है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए -1 होगा, आज से 1 साल बाद है। जो दूसरी अमाउंट है -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तो पहले लाख की अगर प्रेजेंट वैल्यू मैंने लेनी है तो 1.1 + 0.1 -1, 1 + 0.1 -2। इसको -2 क्यों किया? नहीं, ये आज से 2 साल बाद है। आज वही डेट है 1 जनवरी 2020, लेकिन 2 साल, आज के 2 साल बाद, तो उस 2 साल बाद की फिगर की आज वैल्यू आ रही है। फिर 1 + 0.1 -3, 1 + 0.1 -4, 1 + 0.1 -5। मुझे जब फिगर सॉल्व करके लिखना है 90909, राउंड ऑफ एयर इज नेसेसरी। 8264575131। बड़ी तेज कैलकुलेशन आप लोगों की है, वो भी नहीं बता रहे, मेजोरिटी वो भी देख के नहीं बता रहे। अलमिया ये है, वो भी नहीं देख रहे, जब लिखा हुआ है तो खुद ही देख के लिख लेगा। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि वो भी नहीं देखे के बताया जा रहा, हो सकता गलत लिखा हो, अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। तो कैलकुलेट करना नहीं, वहां से देखना नहीं, कहानी मुक गई। 68301, सॉरी यार मैंने गलत देखा, लास्ट वन सुमन सर। 1 मिनट टोटल कर रहा, सीरियस हो जाए 379। ये मलाना पूरा क्या आ रहा, अभी मलाना करेंगे 379079 क्या है? मजाक खत्म, प्लीज सीरियसली क्या है? दोबारा ट्राई, गुड एफर्ट, लेकिन स्टार्ट सही है। व्हाट इज 379079? वो 5 1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स जो एक एक साल के गैप से हमने देनी है, वो 5 लाख जो एक एक लाख करके 5 साल में देना है, हर साल के एंड में एक एक लाख करके, उसकी आज वैल्यू 379079 है। ये लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। ये किस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है? जब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख में हर साल के एंड में पे होंगे। ये मैंने 5 वर्किंग्स क्यों किए? मैं इसमें भी तो कर सकता था कि 5 लाख लिखता कैलकुलेटर पे और 1 + 0.1 -5 कर देता। वो कब कर सकता था? अगर 5 लाख इकट्ठा देना होता 5 साल बाद, तो यकीन मैं 5 लाख लिखता और -5 करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेता। जिस तरह फर्स्ट लाइन में 1 लाख हमने 5 साल बाद देना, तो अगर इकट्ठा 5 लाख देना होता तो इस वर्किंग की कोई जरूरत नहीं। हमने ये देना किस तरह है, एक एक लाख करके देना। जो साल बाद देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू -1 से आएगी, जो 3 साल बाद देंगे -3 से आएगी, 5 इयर्स के बाद देंगे कोई तो -5 से अलग आएगी। इन अदर वर्ड्स हमें 5 अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो अलग अलग वर्किंग करके प्लस करना पड़ेगा। ये 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आई है या 5 लाख की? 5 लाख की, लेकिन किस 5 लाख की? जो एक एक लाख की इंस्टॉलमेंट में ईयर एंड पे देना, हर ईयर एंड पे देना। ठीक है सर, अब इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिगर सही है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ये, लेकिन जरा टाइम कंज्यूमिंग काम है। 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हमें 5 वर्किंग्स करनी पड़ेगी। अगर 10 होती 10 कर लेते, 15 होती 15 कर लेते, तो वर्किंग तो हो सकती है, लेकिन टाइम वेस्टिंग इसका बार 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 बार। तो इसकी जगह एन्यूटी का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन कब? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैं, एक सवाल उठाया मैंने। नहीं, एक मिनट बात में पूरी करूं, आप इवेल्युएट कर लीजिएगा कि बात सही है कि नहीं। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वर्किंग गलत है? ये वर्किंग ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, 5 दफा हमें वर्किंग करनी पड़ी है। हम इसकी जगह अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, नंबर 1 एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, नंबर 2 अमाउंट सेम हो, लाख 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 या 2 लाख या 50,000 अमाउंट सेम हो, और नंबर 3 उनका जो टाइम का गैप है वो भी सेम हो। अगर ये 3 चीजें हो, नंबर 1 एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, नंबर 2 अमाउंट्स लेकिन हो सेम, लाख है तो लाख ही हो, 2 लाख है 50,000 है, जो भी एक अमाउंट है वही सेम हो, और नंबर 3 इनके दरमियान जो टाइम का गैप है, अगर साल का गैप है तो साल का ही गैप हो,
मंथली गैप है तो मंथली हो, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली हो, जो भी गैप है वो हर एक में सेम है। अगर ये तीन चीजें हो जाए तो हम अपनी वर्किंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनयूटी। कौन सी तीन चीजें बोली है मैंने? हाँ, इधर इंग्लिश में पढ़ा लिखा हुआ एक पैराग्राफ, जरा अपनी बुक से पढ़ना। एक फॉर्मूला दोबारा लिखा हुआ है एनयूटी का इंपॉर्टेंट की हेडिंग में, लेकिन उससे अगले पैराग्राफ में इन ऑर्डर टू क्या सिंप्लीफाई का मतलब जरा वर्किंग आसान कर लेना। In order to simplify the above calculation of present value, 379,079 की बात हो रही है, we can use a formula of annuity, लेकिन कब? If there are more than one installments कह लें या amounts कह लें, तो नंबर एक तो ये हो गया। However, the formula can only be used if amounts are same, ये दो में 2 हो गया, and the interval between the amounts is constant कह लें या same कह लें। interval का मतलब टाइम का गैप जो है बीच में, क्या क्या अगर अपने वर्ड से बोल दो। एक अमाउंट अगर इन्वॉल्व है, अगर एक अमाउंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए डिस्काउंटिंग ही लगना है। एक से ज्यादा है लेकिन सेम है और टाइम गैप सेम है तो टाइम बचाया जा सकता है। एक सेकंड बोर्ड पे देखना जरा। लेट्स से पहले 2 साल हमें 1 लाख ही देना है, लेकिन अगले तीसरे साल में हमें 2 लाख देना है और बाद में फिर लाख लाख देना है, तो एन्युटी लग जाएगा। अब हमें वर्किंग अलग करनी पड़नी। जिस तरह एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ढूंढना है। ये कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर ढूंढना अपने रजिस्टर में। इसमें फिगर सेम तो थी यार, पहले 2 साल फिगर क्या थी, आखिरी 2 साल, तीसरे में फिर 105 हो गया। इधर लगा सकते हो एन्युटी? एन्युटी कब लगेगा? सारी अमाउंट सेम हो, और अगर अमाउंट डिफरेंट हो गई है तो वैसे ही करेंगे जैसे कल की है, फिर डिस्काउंटिंग का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरी तरह देख के बोल दें, एन्युटी का फॉर्मूला कब यूज हो सकता है? एक से ज्यादा अमाउंट हो, सेम हो, टाइम गैप सेम हो, एन्युटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। कैसे, जरा बोर्ड पे देखें। अब मैं इसी डाटा पे इसी डाटा पे अगर एन्युटी लगाऊं, ये जो 5 इंस्टॉलमेंट वाला है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ढूंढनी है। 5 लाख नहीं लिखना, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ढूंढनी है और इसको अब एन्युटी के फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देना है। एन्युटी का फार्मूला अपने काइंडली देख के कहीं से ढूंढ के बोलना जरा। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 हो गया, आई 10%, माइनस क्या करना है, 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख एंड डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर सॉल्व करें, यही आएगा। नहीं, नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर में तो 0 ही नहीं दबा अभी तक, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये वर्किंग मैंने कल भी पूछा था, यूज करने आते हैं ना आइकन्स कहाँ? ये कौन सा आंसर? 379 अप्रोक्सीमेटली 0 7 8 8 आ रहा है, 9 ही आ रहा है। राउंड ऑफ करना है ना, हर सूरत करना भाईजान, करना है राउंड ऑफ। क्यों कर लें, क्यों ना करें जी सर। ये इंटरेस्ट सेम है, इनमें डिफरेंस ले लें, 5 लाख और इसमें डिफरेंस ले लें। नहीं, वो तो रेट अगर डिफरेंट हो गया फिर तो गेम और ही हो जानी, फिर तो हम मजबूर हो जाएंगे। इट इज अज्यूम कि इंटरेस्ट रेट नॉर्मली सेम ही होता है, अनलेस बदल जाए तो और कुछ भी बड़ा कुछ हो सकता है। ये वाली वर्किंग जो मैंने लास्ट की अपने हाथ से लिखा जरा, कहीं जहाँ लिखी नजर आ रही उसके पास लिखे हाथ से। अगर एन्युटी का फार्मूला लगाना है तो टोटल अमाउंट इकट्ठी करके लगाना है, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है, एक इंस्टॉलमेंट उठा लेनी है और मेरी तरफ देख के जरा एन्युटी का फार्मूला बोलने की कोशिश करनी है। 1 माइनस ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज माइनस n डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। सॉरी बीच में मैंने तंग किया, दोबारा बता दो। ये होने को बहुत कुछ हो सकता है। गैप एन्युटी भी पढ़ा हुआ है आपने, परपेचुटी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम्पशन में पढ़ा हुआ है, तो बड़ा कुछ और भी हो सकता है। काइंडली यहाँ तक ये 2 बातें ज़हन में रख लें। ये बड़ा अलमिया है, वो हो सकता है और वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस गरीब को तो रहने दें, वो हो सकता है जो आता नहीं, पहले ये समझ लें, इंशाल्लाह वो भी हो सकता है।
उठते उठते अभी इधर बैठे रहिएगा, एक आखिरी एग्जांपल जरा पेज पे जो लिखी हुई करके उठिएगा। पेज नंबर 10 पे लास्ट एग्जांपल करवाएं। लिखा है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 71,465 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये वैसे बिगिनिंग भी हो जाता है, वो कल बात कर लेते हैं। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, इंटरेस्ट रेट 16% है। दोबारा ये लाइन सेंटेंस गौर से देखें, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक से ज्यादा है, अमाउंट सेम है, टाइम का गैप सेम है, एन्युटी लगा दो। कैसे 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 कैसे? नो नो, पहले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ढूंढे। ये जरा 4 करके लिखूं या 1 लिखूं? एक दफा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, एन्युटी का फॉर्मूला बोले 1 प्लस रेट बताएं क्या है, 16%। कैसे लिखूं? 0.016 नहीं भाईजान, 0.16। ये कैलकुलेटर पे किया करें ना, मैंने इतने दफा आपसे कहा 16/100 करें। वो बेटा 1 पॉइंट नहीं आ रहा प्लीज। 0.16 प्रॉब्लम कब आएगा? 9/100 करें जरा, 9 डिवाइड बाय 100 0.09 0.09। 10 से नीचे हो जाएगा तो 0.0 के साथ हो जाएगा। नहीं अभी इसे रटा भी ना लगाए, कैलकुलेटर पे करना। 0.16 से 0.016 माइनस बताएं 4 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पे फिगर सॉल्व करें। 19,1,999,7 क्या है ये यार? फ्यूचर वैल्यू 71,465 और प्रेजेंट वैल्यू 199 है। ये एक इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है 71,171,465 की, 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ये 71,465 इंटू 4 का जरा कैलकुलेटर। ये 2,85,900 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आई, तो इकट्ठी ले लेते। कब ले सकते थे? अगर 4 साल बाद इकट्ठा देना होता फिर उसकी ले सकते थे प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग से। इंस्टॉलमेंट्स में अगर पैसे देने हैं, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है, गैप सेम है, तो आप एन्युटी भी लगा सकते हैं। ये लिख के उठिएगा जरा, आखिरी चंद सेकंड है। ये जो वर्किंग मैंने की है ये अपने हाथ से लिख के उठा। घर के लिए क्या बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा? वहां से देखें जरा। नहीं नेक्स्ट पेज पे क्यों लिख रहे हैं? इसके नीचे लिखना, बोर्ड पे नजर आ रहा? लिखे लिखे उठो। IAS 20 के 2-3 पेजेस लिखें आज जरा थ्योरेटिकली पढ़ने बैठकर। ये थ्योरेटिकली सर ये चीजें याद करने का भी जमाना शुरू हो रहा है। ये पेज नंबर लिखें, पेज नंबर 246 247 वॉल्यूम 1। नहीं अब ऐसा ऐसा मेरा बार बार पढ़ें और कोशिश करें कुछ ना कुछ रिटेन हो। अब रट्टा तो ऐसा नहीं लगना इसे आंखें बंद करके रट्टा, बार बार पढ़ें, कुछ ना कुछ ध्यान रहेगा। फिर इंशाल्लाह मैं इसको लिख के लिखने का भी कहूँगा। कौन कौन से पेजेस के मैंने, और पेज नंबर 241 में 2-3 लाइनें वो भी जरा पढ़नी। पेज नंबर 241 कौन कौन से पेजेस कह रहा हूँ? 46 47 तो पुराने पढ़े में, एक छोटा सा पेज है 241 वॉल्यूम 1। और बनी ईयर को टाइम देने की कोशिश करें आजकल जितना जितना हो जाए। अल्लाह हाफिज, डोंट वेस्ट दिस डेज। अल्लाह हाफिज, पढ़ेगा आजकल।